बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही थी पाठ 15 नीलकंठ, जिसको कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा किया और आज बारी है इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करना। उसमें से कुछ प्रश्न मैं यहाँ लिख दी हूँ, आपको समझाऊंगी, आप इसे देखकर उतार लीजिए और बाकी प्रश्नों को मैं समझा दूंगी ताकि आपको लिखना आ जाए। तो मैं सीधे प्रश्नों पर आ जाती हूँ और पहला प्रश्न पहले पढ़ती हूँ, फिर उसे समझाती हूँ, फिर यहाँ जो मैंने लिख दिया है उसे भी पढ़ दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप उसे लिख सके अपनी नोटबुक पर। तो पाठ से जो पहला प्रश्न है, यहाँ मैंने लिख दिया है पाठ 15 नीलकंठ प्रश्नोत्तर निबंध से, यानी निबंध से का पहला प्रश्न करा रहे हैं। प्रश्नों को मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि, और मैंने यहाँ उत्तर नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रश्न का उत्तर है। मैं प्रश्न पढ़ने जा रही हूँ। तो इसका निबंध से पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो बच्चों, मोर और मोरनी का नाम, तो मोर का नाम गर्दन नीली होने के कारण नीलकंठ पड़ा और राधा जो उसके साथ साथ रहती थी, उसके हमेशा आगे पीछे घूमती थी, इसीलिए उसका नाम जो था राधा पड़ा। लेकिन मैंने उत्तर के रूप में यहाँ इसको लिख दिया है, आप इसको उतार लीजिए। नीली आभा युक्त गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी के सदा आगे पीछे घूमने के कारण उसका नाम राधा रखा गया। तो मैंने यहां लिख दिया है, आप उसको उतार लीजिए। मैं आ जाती हूं दूसरे प्रश्न पर और इसका दूसरा प्रश्न पढ़ती हूं। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? मोर के बच्चे यानी जो मोर के बच्चों को लेके लेखिका आई थी और कुछ दिनों तक कमरे में रखी, फिर उसके बाद उसे जब थोड़े बड़े हो गए तो जाली घर में भेज दी। तो उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखना है कि जब जाली घर में मोर के बच्चे पहुंचे तो उनका स्वागत कैसे हुआ, कौन कैसे स्वागत किया। तो जाली घर के दूसरा प्रश्न है, मैं फिर से पढ़ती हूँ, दोबारा सुन लीजिए। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, आप ध्यान से सुनिए। मोर के शावकों को जब जाली घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत नववधू की तरह हुआ। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर आगे पीछे घूमने लगा। कतार में बैठकर खरगोश एकटक देखने लगे। तोता भी अपनी एक आंख बंद कर निहारने लगा। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। इसको भी अपनी कॉपी पे लिखिए और ये 2 प्रश्न के बाद मैं आती हूँ तीसरे प्रश्न पर और मैं तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो संक्षेप में तो मैं चर्चा कर दूं कि लेखिका को देखकर जब वो खड़ा हो जाता था, पंखों को फैला लेता था और उनके हाथों से चुन चुन के चने खाता था, तो ये सारी चीजें उनको देख कर नृत्य करने की मुद्रा में आ जाता था, तो लेखिका को बहुत भाता था। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप उसको उसी तरह से लिखिए। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है का उत्तर है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, पंखों को फैलाकर नाचना, विशेष भंगिमा से दाना चुगना और गर्दन टेढ़ी कर बातें सुनना अच्छा लगता था। तो इतनी सारी चीजें नीलकंठ की लेखिका को बहुत भाती थी।
तो वो मैंने यहाँ उत्तर में डाला है, आप इसको उतार लीजिए। अब मैं बढ़ती हूं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो लेखिका ने अपनी कहानी में ये वाक्य जोड़ा है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये वाक्य किस ओर संकेत कर रहा है, तो आपको ये बताना है। तो संकेत मैं पहले थोड़ा संक्षेप में हिंट्स कर दूं कि संक्षेप में उसका उत्तर यही समझिए कि जब राधा और नीलकंठ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक लेखिका एक दिन बड़े मियाँ की दुकान से गुजर रही थी, तो एक अधमरी सी पंजों से टूटी हुई मोरनी को ले आई, जिनको उन्होंने नीलकंठ और राधा के साथ ही कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि इसकी भी मित्रता हो जाएगी। नाम उसका रखा गया था कुब्जा, मगर उसकी मित्रता नहीं हो पाई और नीलकंठ के जीवन का जो समय था यहीं से दुखद शुरू हो गया था। तो उसी प्रसंग में ये प्रश्न बनाया गया है, तो मैंने इसका उत्तर यहाँ लिखा है। अब मैं इसको प्रश्न को मैं फिर दोहरा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वह कि किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो मैं आपको बताती हूं, इस प्रश्न का उत्तर बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा। चौथा प्रश्न है, यह वाक्य संकेत कर रहा है कि, ध्यान से सुनिएगा, यह वाक्य संकेत कर रहा है कि जब लेखिका ने बड़े मियाँ से और एक और मोरनी खरीदी जो अधमरी थी, उसका नाम कुब्जा रखा। वह भी नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। कुब्जा राधा के अंडे फोड़ देती, नीलकंठ उससे दूर भागता और धीरे धीरे वह दुखी रहने लगा और उसका अंत हो गया। तो ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको समझाया और लिखा भी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको भी अपनी कॉपी पर लिखिए। और फिर मैं बढ़ती हूँ पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न जो इसका है उसकी तरफ बढ़ती हूँ कि क्या कहा जा रहा है, वो ध्यान से सुनिए। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली के घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो बच्चों, वसंत ऋतु नीलकंठ को बहुत भाती थी और जैसे ही नीलकंठ वसंत ऋतु आती थी, वह राधा के साथ आम के बगीचों में चला जाता, वहां वो नृत्य करता, पानी में भीगता, तो उसको जाली घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता था और लेखिका उसे छोड़ भी देती थी। तो इसी प्रश्न को उत्तर में लिखना है, तो मैं इस प्रश्न को आपको समझा देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने यहाँ लिखा है, आप उसको ध्यान से देखिए। जब वसंत ऋतु में आम पर मंजरियां लग जाती थी, फूल पुष्प पत्ते आ जाते थे, तो वह बाहर जाने के लिए बेचैन हो उठता और तब लेखिका को उसे छोड़ना ही पड़ता। तो ये मैंने यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। अब छठे प्रश्न को मैं आपको समझा देती हूँ, इसके उत्तर आप खुद लिखिए। छठा प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो यहाँ पर उत्तर आपको होगा कि जाली घर के जितने भी
रहने वाले जीव जंतु थे वे सब एक दूसरे के मित्र हो गए थे। मगर कुब्जा का जो स्वभाव था वो बिल्कुल मिलनसार नहीं था, वो किसी के साथ भी मिलती नहीं थी, उसे अच्छा नहीं लगता था किसी के साथ मिलना। कभी कभी वो जीव जंतुओं को मार देती थी, परेशान करती थी। वो राधा को भी उसके नोच के कलगी तोड़ दी थी, उसके अंडे तोड़ दिए थे। तो ये सारी चीजें थी। तो उसका स्वभाव जो मेल मिलाप वाला था ही नहीं, इसीलिए जो उसके सारे जीव जंतु थे मित्र नहीं बन पाए। लेकिन आप इसको एक उत्तर की तरह लिखिएगा और लिखिएगा कि जाली घर में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे वे एक दूसरे के मित्र थे। कबूतर, खरगोश, तोता, मोर सभी जो थे एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और कुब्जा का स्वभाव जो था बिल्कुल मिलनसार नहीं था, वो हरदम सबसे झगड़े करती थी, वो राधा की कलगी नोच लेती थी, वो राधा के अंडे फोड़ देती थी और सभी के साथ वो लड़ाई झगड़े करती थी। यही कारण था कि जाली घर में रहने वाले जो भी जीव जंतु थे कोई भी उसके मित्र नहीं बन सके। तो वो उत्तर बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। और फिर मैं बढ़ती हूं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न मैं पढ़ती हूं। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो बच्चों, नीलकंठ जो था उसने सांप के बच्चे को, बहुत रक्षक प्रवृत्ति का था, तो उसने कैसे बचाया कि जब एक दिन जाली घर में सांप घुस गया और उसने खरगोश के एक नन्हे से बच्चे को पकड़ लिया, मुख में दबा लिया, तो नीलकंठ झूले के ऊपर सोया हुआ था और अचानक जब उसने खरगोश के ची ची करके कराहने की आवाज सुनी तो उसे शंका हुई, क्योंकि वो सारे जीव जंतुओं का संरक्षक था, खुद को सेनापति मानता था। तो वो क्या करता है कि वहां से उतरकर जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो जाता है, देखता है तो सांप जो रहता है वो खरगोश के बच्चे को मुंह में दबाया है और खरगोश का बच्चा ची ची कर रहा था। तो नीलकंठ ने आगे से आक्रमण करता तो खरगोश का बच्चा घायल हो जाता। तो उसने पीछे से सांप के ऊपर आक्रमण किया, उसे पंजे से दबा लिया और जब पंजे से दबाकर चोट से घायल करने लगा, चोट देने लगा, तो उसका मुख ढीला हो गया और खरगोश का बच्चा जो था वो वहां से निकल भागा, लेकिन बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया था, अर्ध बेहोशी जैसे उसकी चढ़ी हुई थी, तो वो एकदम घायल हो चुका था। तो इस प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, इस घटना मैंने आपको बता दी। अब प्रश्न है कि घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो सबसे पहला तो आप इसमें लिखिए कि नीलकंठ बहुत परोपकारी था, दूसरे जीव जंतुओं को बहुत प्रेम करता था, सभी जीव जंतुओं की रक्षा करता था और बहुत साहसी था। स्वभाव भी उसका बहुत अच्छा था। वो राधा के साथ साथ लेखिका और लेखिका के साथ आने वाले लोगों की भी बड़ी इज्जत करता था। तो तभी तो लेखिका के साथ वाले जो विदेशी महिलाएं आती थी वो क्या करती थी, वो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि देती थी। तो इस तरह से वो बहुत दयालु स्वभाव का था, बहुत परोपकारी था और जीव जंतुओं को प्रेम करने वाला था। तो जैसे ही नीलकंठ जाली घर में पहुंचाया गया, उसने स्वयं को सेनापति बना लिया और सभी जीव जंतुओं को इतना प्रेम करता था कि सवेरे सबको उठकर इकट्ठा करके वो जहां दाना चुगा जाता था वहां ले जाता था और किसी भी प्रकार से हो उनकी रक्षा का कार्य करता था। तो ये उसके स्वभाव की विशेषताएं हो गई बच्चों। तो ये आपको मैंने समझा दिया, इसको भी आप उत्तर के रूप में लिखिए। और अब मैं पढ़ती हूँ निबंध से आगे का जो प्रश्न है वो पढ़ती हूँ। तो निबंध से आगे का प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र की क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी
अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो रेखा चित्र जो होता है वास्तव में एक सीधी कहानी न कहकर जीवन की किसी घटना पर आधारित होता है। तो लेखिका भी यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभव से इस कहानी को लिखा। वहाँ पर एक नीलकंठ के बच्चों को कैसे लाई, कैसे पाली, कैसे बड़ा की, फिर कैसे राधा और नीलकंठ प्रेम पूर्वक रहने लगे। कुब्जा के आने पर उनका जीवन जो था कितना नारकीय हो गया था, ये सब चीज़ों का वर्णन उन्होंने अनुभव से किया है, इसलिए इसे रेखा चित्र कहा गया है। तो रेखा चित्र की यही विशेषता होती है कि वो बहुत सुंदर वर्णन होता है, किसी घटना पर आधारित होता है, स्वयं के अनुभूत किया होता है, खुद की अनुभूति होती है उसमें, और उसका जो वर्णन होता है वो चित्रात्मक होता है, जैसे आंखों से हम कोई चीज़ देख रहे हों और उसका वर्णन कर रहे हों। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। उसके बाद जो 2 प्रश्न हैं बच्चे, आप ध्यान से सुनिए। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल गिर जाते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने में का प्रयास कीजिए। तो आप सब लोग अच्छी जगहों पर रहते हैं तो आपको पता है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। आपने तमाम बार देखा भी होगा तो अनुभव से लिखिए। और उसके बाद का जो प्रश्न है वो भी कहानियों पढ़ने के लिए, तो आप उसको भी कहानियों को पढ़ लीजिएगा जो ऐसे महादेवी की कहानियाँ मिली हो। कुछ कहानियों की चर्चा तो मैंने की भी है कि उनकी सोना, गौरा, गिल्लू, रोजी रानी, निक्की, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जीव जंतुओं पर। आप पुस्तकालय से लीजिए और उसे पढ़िए। फिर अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को पढ़ती हूँ, जो समझाने लायक होगा उसे समझाऊंगी। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, यानी चित्रात्मक स्वरूप वर्णन किया है लेखिका ने। जब नीलकंठ का निधन हो जाता है तो वो कैसा अनुभव करती है उसका वर्णन है। तो इसमें दिखाया गया कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के पंख जैसा तरंगित हो गया। तो बच्चों, गंगा में लहरें उठती हैं और जब मोर को उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया, बीज धारा में फेंका, तो उसके पंख फैल करके पूरी गंगा की धारा में तरंगों पर फैल गए और उसके सतरंगी पंखों की जो छाया, प्रतिछाया कहना चाहिए, पानी में दिखाई पड़ रही थी और लहरें चल रही थी। तो ऐसा लगता था जैसे पूरा गंगा का पाट जो है, गंगा पूरी जो है वो सतरंगी लहरों से भर गई है। तो यही जो दृश्य है, जैसे मोर नृत्य करता है तो अपने पंखों को फैला लेता है, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नृत्य कर रहा हो, पंखों को फैला लिया हो और लहरों के साथ उसकी जो परछाई है दूर दूर तक गंगा की लहरों पर दिखाई पड़ रही थी। फिर यहाँ पर जो इसके बाद का प्रश्न है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि नीलकंठ जो नृत्य करता था वो कैसा करता था। तो मेघों के छाते की तरह वो अपने पंखों को मंडलाकार में फैला लेता था, पाँवों को लय और गति देके थिरकता था, कभी दाएं बाएं कभी आगे पीछे। और जब वर्षा होती थी, तेज होने लगती थी, तो अपने उसके पाँव में और गति आ जाती थी। वर्षा के साथ साथ बादलों को देख देख कर वो बिल्कुल मतवाला हो जाता था और उसकी नृत्य करने की जो गति थी बिल्कुल तीव्र हो जाती थी, मनोहारी हो जाती थी और अपने पंखों को फैलाकर वो तब तक ठुमकता रहता जब तक वर्षा होती। तो यही हुआ शब्द चित्र। आप ऐसे ही उसके नृत्य का वर्णन करिए, वो शब्द चित्र कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है भाषा की बात का। तो भाषा की बात के प्रश्नों को बच्चों मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसको लिखना
क्योंकि भाषा की बात के जो प्रश्न होते हैं वो आपके व्याकरण के प्रश्न होते हैं। व्याकरण में जो प्रश्न आते हैं उनमें इसको दिया जाता है, तो आपको इससे व्याकरण का भी ज्ञान होगा और साथ ही साथ आपको व्याकरण के प्रश्नों को हल करना भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब चल रही हूँ, भाषा के प्रश्नों को समझाऊंगी भी और साथ ही साथ आपको लिख दूंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर भाषा की बात का पहला प्रश्न जो है वो है क्या, मैं उसको समझाती हूँ। भाषा की बात, तो ध्यान से देखिएगा। भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। तो शब्द दिया गया है गंध, तो गंध से क्या बन सकता है, सुगंध बन सकता है, दुर्गंध बन सकता है, गंधी बन सकता है। यानी वो शब्द परिवार बनाइए गंध से जिसमें वो शब्द प्रयोग किया गया हो। तो अगर गंध कहा गया है तो गंध से जुड़ने वाले जो शब्द हैं आपको उसी को इसमें लिखना है। सुगंध लिखिए, दुर्गंध लिखिए। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। इसको हम प्रश्न के रूप में जब देंगे तो आपसे कहेंगे कि गंध शब्द से शब्द परिवार बनाएं, तो आप उससे मिलते जुलते शब्द जो है बनाइएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, शब्द है गंध और इससे बनने वाले शब्द हो सकते, क्या क्या हो सकते हैं, सुगंध हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, और क्या हो सकता है, दुर्गंध, साथ ही गंधी शब्द भी होता है। गंध से गंधी बना रहता है, महक से लिया जाता है शब्द को। फिर इसके बाद जो अगला शब्द है वो है रंग। तो रंग शब्द है, रंग से क्या हो सकता है, रंगीला हो सकता है, रंगीला, और क्या हो सकता है, रंगीन हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, रंगहीन हो सकता है, रंगहीन हो सकता है। तो ये 3 शब्द बन गए। इसके बाद शब्द है फल। तो क्या हो सकता है, फल शब्द से बनाइए शब्द। फल से क्या हो सकता है, फल से बन जाएगा सुफल। फिर क्या बनेगा, फलीभूत। ध्यान दीजिएगा, मैंने फलीभूत लिखा है। फल स्वरूप। तो इस तरीके से आप शब्द बनाएंगे। इसके बाद जो शब्द है वो है ज्ञान। ज्ञान शब्द है तो क्या बन जाएगा, इससे ज्ञानी बन जाएगा। और क्या बनेगा, और बताइए क्या बनेगा, एक ज्ञान शब्द के बाद और क्या बन सकता है, अज्ञानी बन सकता है, अज्ञान बन सकता है, और ज्ञान शब्द बन सकता है, अज्ञान बन सकता है, और एक नया शब्द बन सकता है ज्ञानी, अज्ञान। ये मैंने 2 शब्द बनाए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ज्ञान भी बन सकता है, देखिए यहां मैं लिख दूं, तो ज्ञानी, अज्ञान, ज्ञान। तो ये इसी को शब्द परिवार कहते हैं। और फिर उसके बाद जो शब्द है वो शब्द है कि विस्मयादिभूत। विस्मयादिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत 2 शब्दों के योग से बना है। विस्मयाभिभूत, आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, विस्मयाभिभूत, इसमें 2 शब्द हैं, विस्मय और अभिभूत। वैसे ही आपको यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको अलग करना है, उन शब्दों को
आपको अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत समझाया है। जैसे शब्द लिखा है मंडलाकार, तो मंडल धन आकार शब्द है क्या? मंडल, मंडलाकार। इस शब्द को हम लिखेंगे मंडल धन आकार। इसी तरह नीचे बहुत सारे शब्द दिए हैं जिसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो मैं अब उसको समझाती हूं आपको, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपका शब्द है नीलाभ, शब्द है आपका नीलाभ। तो दिया है नील धन, नील धन आभ, शब्द बनेगा नीलाभ, शब्द बनेगा नीलाभ। उसके बाद का जो शब्द है वो है नवागंतुक, नव धन आगंतुक, दोनों को मिला के बच्चों बनेगा शब्द नवागंतुक, नवागंतुक। ये शब्द बन गया। उसके बाद का जो शब्द है वो शब्द है सिंहासन, सिंहासन। तो इसको आप यहां मैंने संधि की है तो यहां संधि विच्छेद हो रहा है। तो यहां पर होगा सिंहासन शब्द है जिसको कि हम लिखेंगे सिंह धन आसन, बन जाएगा सिंहासन। उसके बाद का जो शब्द है वो है मेघाच्छन, मेघाच्छन। इसको संधि विच्छेद करना है तो हो जाएगा मेघ धन आच्छन। तो ये मैंने यहां पर करके आपको करके दिखा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको भाषा के प्रश्न भी मैंने समझा दिए, लेकिन भाषा के प्रश्न के साथ मैं आपको समझा दूं कि संधि विच्छेद का थोड़ा सा मतलब समझाएंगे आपको। जो वर्णों के मेल से बने, संधि का मतलब होता है जोड़ना और संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो अगर हम वर्णों को अलग करते हैं तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद, और अगर जोड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं संधि। तो यहां पर नील प्लस आग को जोड़ा गया है तो ये संधि हो गई। यहां पर नव प्लस आगंतुक को जोड़ा गया है, नवागंतुक बनाया गया है, तो ये भी संधि हुई। लेकिन जब हम यहां आते हैं तो शब्द दिया गया है, विच्छेद हमको करना है, तो इसको हम संधि विच्छेद कहेंगे। यानी ये संधि विच्छेद है और ये दोनों जो है वो संधि कहलाएगी। अब आपको जैसा प्रश्न हो वैसा कार्य करिए। संधि करने को दे तो जोड़ दीजिए, और अगर विच्छेद करने को दे तो धन लगाकर उसे अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपकी पुस्तक में शब्द दिया गया था सिंहासन, तो सिंहासन शब्द को अलग किया गया सिंह धन आसन, यानी क्या बना सिंहासन। उसी तरह मेघाच्छन, मेघ धन आच्छन। मेघाच्छन का मतलब होता है बच्चों बादलों से ढका, बादलों से ढका। तो ये आपको मैंने भाषा के भी प्रश्न करा दिए। मैंने ये जो शब्द लिखे हैं आप इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कुछ समझ में आए तो लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि मैंने जो लिखा दिया बस शब्द परिवार सीमित है, आपको कुछ और शब्द याद आ जाए उसको लिखिए। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई, आपको आ गया होगा समझ में। उसके बाद चूंकि इसका जो प्रश्न था वो काफी लंबा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने संक्षेप में उस प्रश्न को आपको समझाया। इसमें दिया गया नीचे दिए गए शब्दों के संधि और विग्रह कीजिए। तो संधि के साथ कहते हैं संधि विच्छेद
और विग्रह को कहते हैं समास विग्रह। तो अभी आप क्लास 7th में हैं, संभवतः इतनी चीजों को नहीं जानते होंगे या पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो मैंने आपको इसीलिए ये भी बता दिया कि पदों को अलग करें। सिंहासन शब्द का मतलब होता है बड़ा आसन, बड़े आसन को सिंहासन कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने समझाई और प्रश्न भी लगभग करा दिए हैं। और आपको एक प्रश्न इसमें जो विद्यालय की लाइब्रेरी से आपको लेके कहानी पढ़ने की है, तो आप उस प्रश्नों को, कहानी को पढ़िए, क्योंकि महादेवी वर्मा की जो कहानियां हैं वो बहुत सुंदर हैं, हृदय को छू लेने वाली हैं और लगभग रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब मैंने अभी समझाया कि उन्होंने जीवन में उन सारी चीजों को देखा था, उसे अनुभव किया था और उसी अनुभव को उन्होंने कहानी का रूप दे दिया। चाहे वो गौरा लिखी हो, गौरा भी उन्होंने गाय पाल ली थी, उनकी बहन ने उनसे ये आग्रह किया था कि गाय पाल लो। अंत में वो एक गाय के छोटे बच्चे को ले आती हैं, इतनी सुंदर रहती है कि उसकी आरती उतारना, उसको खिलाना, पेड़े खिलाना, और घर में जो ग्वाला रहता है उनके, वही उनके साथ, क्योंकि उसका दूध लेना वो बंद कर देती हैं, वही गाय धोता था। उसने गुड़ में करके जो था सुई खिला दी। तो मैंने इनकी जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं, उन कहानियों में, लगभग की कहानियों में एक दुखद अंत इनके जीव जंतुओं का होता था। ये दुखी हो जाती थी और बाद में ये निर्णय लेती थी कि बस अब आगे से कभी किसी जीव जंतु को नहीं पालूंगी। लेकिन फिर इनका दिल जो था ऐसा ही था कि जब किसी जीव जंतु को देखती तो इनसे रहा न जाता और फिर ये क्या करती, उसे लाती, उसकी सेवा करती और ऐसे करते करते उनका घर जो था वास्तव में एकदम चिड़ियाघर जैसा हो गया था। चिड़ियाघर में तमाम जीव जंतु, उनका सुबह का काम ही यही था कि वो सुबह उठ करके सारे जीव जंतुओं को खिलाती पिलाती, उनकी देख रेख करती और अधिकतर समय या तो उनका पढ़ाई लिखाई में बीतता था, जीवन भर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, और या तो उनका समय जो था वो जीव जंतुओं को देखने में बीतता था। तो ये कहानी भी बहुत सुंदर है, नीलकंठ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपने उसे पढ़ा होगा, समझ लिया होगा और हर तरह से आपको याद होगी। और आप इस कहानी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी समय मिला तो मैं आपसे सुनूंगी। सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आप कभी किसी को सुना भी सकते हैं। तो आपको अच्छी लगी, आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को सुनाइए, उससे उनको अच्छा लगेगा और एक अच्छी कहानी सुनाएंगे। बच्चों को कहानियां सुनना तो पसंद होता ही है, तो आप एक अच्छी कहानी सुनाएंगे, वो भी एक महान लेखिका महादेवी वर्मा की लिखी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस पर जो पिछले 3-4 वीडियो डाले हैं वो कहानी आप सुनिए, उसकी व्याख्या समझिए, और इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नोत्तर करा दिया। अब आपका काम है कि सारे प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी पे कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो और आपको ये ना लगे कि पाठ अभी आपको समझ में नहीं आया है। पाठ को समझने के लिए उसे बार बार देखना पड़ता है। तो बच्चों, अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे बार बार देखिए और पूरा देखिए। उससे आपको किसी को पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको वो पाठ अवश्य अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ को मैं यही ख़त्म करती हूँ और एक नए पाठ को लेकर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में।